झारखंड आंदोलनों की धरती रही है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया, पोटो हो आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने आंदोलन की बदौलत समाज को दिशा देने का काम किया है। आधुनिक भारत में गांधी से लेकर जेपी तक के आंदोलनों ने इस देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव किए। आंदोलनों की श्रृंखला में नाम मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा का भी आता है और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी। ऐसे में जब झारखंड की राजनीति में किसी चेहरे या नई पार्टी का उदय आंदोलन के गर्भ से होता है तो उसकी बात होनी लाजमी है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं भाषा आंदोलन से अपनी शुरुआत करने वाले युवा छात्र नेता जयराम महतो और उनके संगठन झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति की। जेबी केसेस की बात इस लिहाज से भी अहम हो जाती है क्योंकि उनका संगठन अब एक राजनीतिक दल बन चुका है और चुनाव आयोग की मान्यता के बाद अब जयराम की पार्टी का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। जी हां, और खास बात यह है कि यह किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी जयराम की लड़ाई एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के खिलाफ है। यह युवाओं की पार्टी है और युवा प्रत्याशियों के दम पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपना राजनीतिक सफर शुरू कर दिया है। राज्य के कुछ इलाकों में जयराम प्रभावी जरूर दिख रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वे कितने प्रभाव डाल पाएंगे, इसी पर आज हम विस्तृत बातचीत करेंगे। यह विश्लेषण हवा हवाई नहीं होगा, हम आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। आज भी वही करेंगे और बताएंगे कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर डाल सकेगा। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर के पन्ने पर झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो, सियासी कहानी। जेएलकेएम की तरफ से अब तक किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशियों को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि एक मंच पर जयराम महतो ने मनोज कुमार यादव के नाम की घोषणा कोडरमा से चुनाव लड़ने को लेकर जरूर की है, लेकिन अन्य सीटों पर पार्टी की तरफ से अब तक कोई भी उम्मीदवार उतारा नहीं गया है। माना जा रहा है कि गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, हजारीबाग, चतरा और रांची से वे अपने प्रत्याशी जरूर उतारेंगे। इसके अलावा भी कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपको हमको इंतजार करना चाहिए। गौर करने पर पाते हैं कि जिन लोकसभा सीटों का नाम अभी हमने लिया, ये वे सीटें हैं जहां खोरठा भाषा बोली जाती है। जयराम और उनके तमाम साथी या यूं कहें कि अधिकतर साथी खोरठा भाषी हैं, खोरठा भाषा में अपनी बात रखते हैं और इन्हीं खोरठा भाषी क्षेत्रों में वे अधिक सक्रिय भी हैं। झारखंड में लगभग 80 लाख लोग खोरठा बोलते हैं और यह राज्य में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यानी भाषा के आधार पर जेएलकेएम सीधा 80 लाख लोगों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। लेकिन राजनीति में वोटिंग का एकमात्र आधार भाषा नहीं होता। भाषा आपको सहानुभूति दिला सकती है, वोट की गारंटी शायद नहीं। दूसरा पैमाना है युवा वर्ग का जयराम या जेएलकेएम के प्रति रुझान। राज्य की लगभग 38% आबादी 18 से 40 साल उम्र के लोगों की है। यानी हर सीट पर इसी औसत के हिसाब से देखें तो युवा वर्ग का वोट हासिल करने मात्र से आप जीत की दहलीज पार कर सकते हैं। चूंकि जेएलकेएम ने रोजगार, शिक्षा और परीक्षाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, इस युवा वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि 38% युवा भी जाति, क्षेत्र, विचारधारा और धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। इसका विश्लेषण हम सीटों के आधार पर हर सियासी कहानी के अगले अंक में करते हैं। पहले बात करते हैं गिरिडीह सीट की। गिरिडीह सीट पर जेएलकेएम के अध्यक्ष और पार्टी के चेहरा जयराम महतो खुद खड़े हो रहे हैं। यहां विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से 3 झामुमो के पास, 1 आजसू के पास, 1 भाजपा और 1 कांग्रेस के पास है। गिरिडीह संसदीय सीट में सबसे अधिक आबादी ओबीसी की है और अगर एक जाति की बात करें तो सबसे अधिक संख्या महतो जाति की है। यह महतो टाइटल वाले वोटर ही 16% से अधिक हैं, जबकि महिलाएं अपने नाम के साथ आमतौर पर देवी शब्द का प्रयोग करती हैं। कई पुरुष के नाम के साथ कुमार या अन्य टाइटल का प्रयोग होता रहता है।
यानी यहां महतो जाति का आंकड़ा निश्चित तौर पर 20% के आसपास या फिर उससे अधिक भी है। संभवतः यही कारण है कि जयराम महतो ने गिरिडीह से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बहरहाल जयराम के लिए गिरिडीह में 3 सकारात्मक पहलू हैं। 20% महतो जनसंख्या, लगभग 38% युवा और खोरठा भाषी क्षेत्र। लेकिन यहां एक पेंच है। अब तक के परिदृश्य में गिरिडीह सीट आजसू के पास है और आजसू की महतो जाति पर मजबूत पकड़ है। यहां तक कि गिरिडीह से वर्तमान सांसद और आजसू से संभवतः अगले उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी भी महतो जाति से ही आते हैं। वे भी खोरठा भाषी हैं और अनुभवी हैं। यानी जेएलकेएम के लिए महतो वोट में सेंध लगाना एक लंबी लड़ाई होगी। सिर्फ कुछ महीनों में जयराम यह कैसे कर दिखाएंगे, यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। अहम बात यह भी है कि जयराम की लड़ाई में राज्य स्तरीय मुद्दे ज्यादा रहे हैं। ये मुद्दे लोकसभा के चुनाव में उतने प्रभावी नहीं होते। मसलन भाषा आंदोलन, स्थानीय नीति या रोजगार आदि के जिन मामलों को जयराम लगातार बीते कुछ वर्षों से उठाते रहे हैं, उन्हें क्या वे लोकसभा चुनाव में भुना पाएंगे, या फिर क्या जयराम को कोई नया नारा, नए नैरेटिव की जरूरत पड़ेगी? मुझे लगता है कि इस पर पार्टी को एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। बहरहाल जयराम के लिए गिरिडीह से चुनाव लड़ना सही फैसला तो जरूर है और तमाम आंकड़े उनके प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। इतना तो जरूर है कि जयराम महतो का प्रभाव गिरिडीह सीट पर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसका नुकसान हो सकता है आजसू को, यह भी तय बात है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरे सीट पर। दूसरे कौन से सीट? कोडरमा लोकसभा सीट। आगे बढ़ते हैं कोडरमा लोकसभा सीट की तरफ। इस सीट से मनोज यादव के नाम की घोषणा कर जयराम ने यह भी साफ कर दिया है कि जेएलकेएम केवल महतो की पार्टी नहीं है। जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं, मनोज यादव भी युवा छात्र नेता हैं और लगातार आंदोलनों में शामिल होकर छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। जयराम की तरह वे भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो भी सीधे सांसद बनने के लिए। कोडरमा लोकसभा सीट में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इनमें से बाबूलाल को मिलाकर 3 भाजपा के पास है, 1 झामुमो, 1 सीपीआई माले और 1 निर्दलीय के पास है। यहाँ यादव वोट बैंक प्रभावी है। सिर्फ यादव टाइटल वाले 9% हैं कोडरमा लोकसभा सीट पर। इस हिसाब से लगभग 13 से 14% लोग यादव समुदाय के हो सकते हैं। यहाँ महतो भी उतनी ही संख्या में है। इस लिहाज से मनोज यादव को यहाँ से टिकट दिया जाना भी जेएलकेएम का अच्छा फैसला है। लेकिन गिरिडीह वाला पेंच यहां भी है, कोडरमा में भी है। अन्नपूर्णा देवी भाजपा यादवों की बड़ी नेता है। वे राजद में रही तब भी और भाजपा में गई तब भी। उन्होंने कोडरमा सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की है। अब तो वे केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। ऐसे में कोडरमा के लोगों में यह भरोसा कायम करना मुश्किल है कि वे अन्नपूर्णा देवी को छोड़कर मनोज यादव के पक्ष में मतदान करें। यहां भी मेरा यह सवाल है कि मनोज यादव या जेएलकेएम के पास भाजपा के हिंदुत्व और मोदी जैसे बड़े चेहरे का क्या अपोजिट नैरेटिव है? कोडरमा की लगभग 15 लाख की आबादी को देने के लिए मनोज यादव या उनकी पार्टी के पास आखिर क्या है, ये उन्हें चुनाव में बताना होगा। भारतीय राजनीति शतरंज के खेल की तरह है मेरे दोस्त। जब आपको लगता है कि आप खेल समझ रहे हैं, ठीक उसी समय आपके हाथ से गेम निकल जाता है। ऐसा कई बार होता है कि लोग आपको सुनने के लिए जरूर जुट जाते हैं, लेकिन वो आपको वोट भी दें ये जरूरी नहीं होता। 2024 का लोकसभा चुनाव जयराम और उनकी पार्टी की पहली परीक्षा है और पहली कड़ी परीक्षा है। इसके आधार पर आगे का आकलन किया जाएगा। हो सकता है कि जयराम की पार्टी सभी सीटों पर प्रभावी न भी रहे। देखना तो यह दिलचस्प होगा कि वे अपना लड़ाई किस दमखम के साथ लड़ते हैं और अपने मुद्दों के लिए किस हद तक चुनाव में उतरते हैं। मुझे तो लगता है कि झारखंड को युवाओं की नई पार्टी मिली है। यह बहुवचन समाज के लिए जरूरी है। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, यह तो परिणाम ही बताएगा। जेएलकेएम की अन्य सीटों का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उम्मीदवार उतारे जाने के बाद। फिलहाल तो राज्य की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप अपने लिए सही विकल्प का चुनाव करें, ताकि 5 सालों तक आपकी आवाज संसद में, सड़क में बुलंद रहे, या यूं कहें कि सड़क से संसद तक बुलंद रहे। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका आकलन क्या कहता है यह भी हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम उसे अगले वीडियो में इस्तेमाल कर सकें, उसका भी आधार बना सकें। अगली वीडियो किस पर चाहते हैं, हमें किस सीट का विश्लेषण करना चाहिए, यह भी बता सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी इस वीडियो को बाकी अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और द फोर्थ पिलर की इस यात्रा में
हमारे साथ दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते जीबी केएसएस के तमाम समर्थकों और आलोचकों से एक अपील है। अगर आपको लगता है कि जयराम वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रभावी होंगे, तो मुझे एक सर्वे यहां भी करना है ताकि हम यह देख पाएं कि जयराम के समर्थक कितने हैं और वे आखिर इस वीडियो के कमेंट में अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ताकि हमें यह समझने में सहूलियतें होंगी कि जयराम आखिर चुनाव से पहले कितनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी और उनकी पार्टी कितनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करने जमीन पर आ रही है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को हर गांव, ग्राम, जिला, जवार तक पहुंचानी चाहिए तो वीडियो जरूर पहुंचाए। बाकी देखते रहें द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवीला सेगमेंट सियासी कहानी। शुक्रिया।